सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 502 कोर्स के सारे MCQ टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं और सबकी PDF फाइल भी इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी एक ही जगह। दोस्तों, पहले क्या होता था कि अलग अलग वीडियो के लिए अलग अलग जगह पे आप लोगों को ढूंढना पड़ता था, कुछ पार्ट इसमें थे कुछ पार्ट इसमें। तो मैंने सारे वीडियो के सारे क्वेश्चंस को एक PDF फाइल में बना करके लिख करके आंसर के साथ आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। यह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। ये 502 कोर्स के सारे MCQ टेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है PDF फाइल के साथ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एक बार बस पढ़ लें तो आपको 502 कोर्स काफ़ी रिकवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर के भी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है वो PDF फाइल जिसमें मैंने सारे MCQ टेस्ट के जो 502 कोर्स का सबको एक जगह कर दिया है और आंसर के साथ। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाना, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि आप लोगों ने वीडियो पसंद की तो मैं इस तरह के वीडियो और बनाता हूँ। जैसे इससे पहले मैंने आपको 501 की वीडियो इसी तरह की बना करके दी थी और उसका PDF फाइल भी दिया था, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। और उसी के बनिस्बत मैं आप लोगों को ये 502 की वीडियो आज बना रहा हूँ और इसमें भी सारे MCQ टेस्ट को दिखा रहा हूँ। ये सब आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, आपको किसी और वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है। आपको इसी वीडियो को देख लें एक बार, और मैं साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर दोनों को पढ़ूंगा ताकि आपको सुन करके ही याद हो जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा है अवलोकन अधिगम के सिद्धांत का विकास कब और किसने किया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बानड्यूरा, जो 1977 ईस्वी में हुआ था। दूसरा सवाल है प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम के सिद्धांत का विकास कब और किसने किया। और इसका सही जवाब है E.L. थॉर्नडाइक, और 1913 में किया गया था प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम के सिद्धांत का विकास। तीसरा क्वेश्चन, खोज अधिगम के सिद्धांत का विकास कब और किसने किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जेरोम ब्रूनेर। ये एक नाम है जेरोम ब्रूनेर, जो 1960 ईस्वी में खोज अधिगम सिद्धांत का विकास किया था। दोस्तों, मैं वीडियो में जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर भी करना है। चौथा सवाल है प्याजे के अनुसार बच्चे के स्थूल संक्रिया काल कब से कब तक माना जाता है। सही आंसर है 7 से 12 वर्ष तक। संख्याओं को समझना किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से संबंधित है। सही आंसर है स्थूल संक्रिया काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त आदर्शवाद का विकास किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से संबंधित है। सही आंसर है औपचारिक संक्रिया काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो साफ साफ दिखाई नहीं दे रही होगी तो आप वीडियो को HD क्वालिटी में कर लें। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि वीडियो को पोर्ट्रेट व्यू में प्ले करें और उसके बाद राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, और क्वालिटी में जाकर के आप उसे HD सेलेक्ट कर लें, जो 360, 480 या 720 कोई भी आप कर लें। जितना हाई डेफिनेशन आप सेलेक्ट करेंगे उतनी अच्छी वीडियो आपको दिखाई देगी। सातवां सवाल है महान शैक्षिक चिंतक पाउलो फ्रेरे ने किस शिक्षण उपागम को बैंकिंग शिक्षा का नाम दिया। सही आंसर है अध्यापक केंद्रित उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी कक्षा। ये इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न में से कौन सा शिक्षक केंद्रित उपागम की विशेषता है। और इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मैं ऑप्शन को पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप ऑप्शन को देख लेना वीडियो पॉज करके, उसके बाद आंसर खुद से दे भी सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की विशेषता है। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके लिए विशेष एग्जामिनेशन में ये सब आने वाले हैं और स्वयं MCQ टेस्ट में ये सब क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। इसका भी सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ABC तीनों इसका सही जवाब है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद लिखा है अनुदेशात्मक विधियों से संबंधित है। इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सही है, और उसका सही ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, यानी प्रदर्शन विधि अनुदेशात्मक विधियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी अनुकूलन विद्यार्थियों से संबंधित है। खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, या ऑप्शन डी A और B दोनों। और इसका सही जवाब है ऑप्शन A और B दोनों, यानी खेल विधि और प्रोजेक्ट विधि दोनों विद्यार्थी अनुकूलन विधियों से संबंधित है। चित्र चार्ट मॉडल प्रयोगों का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। सही आंसर है प्रदर्शन विधि। खाली जगह है मूर्त से अमूर्त की ओर अग्रसर होता है कौन। आगमनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां विद्यार्थी वैज्ञानिक कारणों का पता लगाते हैं वहां प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है, यानी किस विधि में। तो अन्वेषण विधि में इसका प्रयोग किया जाता है।
किस प्रकार का कक्षा वातावरण छात्रों के लिए अधिक प्रभावशाली होता है? आंसर सही है व्यवस्थित कक्षा वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के लिए सत्य है? यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं ABC में, तीनों कथन सही हैं, आपको यह दिखाई दे रहा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कितने अनुदेशनात्मक कालांश निर्धारित किए गए हैं? और सही आंसर है बी, यानी 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कितने अनुदेशात्मक कालांश निर्धारित किए गए हैं? और सही आंसर है ऑप्शन डी, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण प्रक्रिया का एक कालांश सामान्यतः कितने समय का होता है? सही जवाब है 40 से 45 मिनट, यानी 40 से 45 मिनट का एक क्लास होता है जो हम लोग लेते हैं अपने स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूसरों के समक्ष विद्यार्थियों की गलतियों को ढूंढना। निम्न में से कौन सा तरीका कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखने का सबसे उत्तम तरीका है? ऑप्शन सही है पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप देना। दोस्तों इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। आपको करना यह है कि आप वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और वहां से इसे डाउनलोड करके आप A4 साइज पे प्रिंट कर लें और अपने घर में इसे रख लें, और रोज इसे एक बार भी पढ़ लेंगे तो आपको 3 से 4 दिन में यह पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीटली याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विद्यार्थियों के अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसमें TLM की आवश्यकता नहीं है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्यान एवं योग्य अधिगम। निम्न में से कौन प्रक्षेपित सहायक सामग्री नहीं है? सही आंसर है ब्लैक बोर्ड। यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में 125 बच्चे नामांकित हैं तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? और सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 4 शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षाओं के कितने छात्रों पर एक शिक्षक की आवश्यकता होती है? यानी 30 छात्र पे एक शिक्षक की व्यवस्था होती है। ये 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षाओं में है। क्षेत्रीय भ्रमण किस सहायक अधिगम सामग्री के अंतर्गत आता है? सही आंसर है अनुभावनात्मक सहायक सामग्री। ऋषि वैली अपरोक्ष नवाचार अध्ययन का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। MGS का तात्पर्य है बहुकक्षा स्थिति। MGS का तात्पर्य है बहुकक्षा स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाठ योजना के कितने स्पष्ट चरण होते हैं? सही जवाब है 3 स्पष्ट चरण होते हैं। निम्न में से कौन अप्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, चलचित्र। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक समय में अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ABC तीनों सही हैं। ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका क्या है? दोस्तों जब भी हम लोग ई लर्निंग करते हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसे हम लोग पावर पॉइंट बनाते हैं और उसी को ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका उसको बनाया गया है। सर्वप्रथम कंप्यूटर अधिगम किस देश में शुरू हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले कंप्यूटर अधिगम की शुरुआत की गई थी। प्राकृतिक तरीके से विद्यार्थियों के बारे में सूचना एकत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सही आंसर है अवलोकन। CPU का पूरा नाम ये सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के मशीनी हिस्सों और पार्ट पुर्जों को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम लोग हार्डवेयर। गणितीय तथा तार्किक संक्रियाओं को करने के कार्य को क्या कहते हैं? सही आंसर है ALU। ALU तथा CU को इकट्ठे क्या कहते हैं? सही जवाब है CPU। आंकड़ों से उपयोगी सूचना हेतु परिणाम निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है C, प्रोसेसिंग। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कीबोर्ड। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, आउटपुट डिवाइस उसको बोलते हैं जो डेटा को आउट करता है। जैसे मॉनिटर हम प्रदर्शन करके दिखाता है स्क्रीन पे क्या है, वो डेटा आउट कर रहा है। प्रिंटर भी डेटा को आउट करता है, प्रिंट आउट बाहर निकलता है। स्पीकर भी बाहर कर रहा है, साउंड उससे निकलती है। लेकिन कीबोर्ड क्या होता है, डेटा को फील करता है, उसके द्वारा अंदर वो जा रहा है डेटा, तो इसलिए वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही जवाब है MS वर्ड। MS वर्ड जो है वो ऑफिस का एक पैकेज है जिसमें हम लोग वर्ड का कुछ लिखते हैं, जिसमें लेटर वगैरह। वो विंडोज़ 98, यूनिक्स और विंडोज 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग कंप्यूटर में चलाते हैं। विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सा बटन का युग्म प्रयोग किया जाता है? अगर आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानते हैं तो इसको
भी जानते होंगे, Alt F4 से हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है किस में? वर्कशीट में, डाटाबेस में, प्रेजेंटेशन में, वर्ड प्रोसेसिंग में। सही जवाब है सी, प्रेजेंटेशन। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका सही जवाब है। निम्न में से वेब ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी। दोस्तों ये तीनों जो है वो इंटरनेट ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल, बिंग, ऑल या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। ये तीनों सर्च इंजन है, गूगल, बिंग, ऑल और एक याहू भी होता है, सर्च इंजन उसे कहते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है अपलोडिंग। वह संस्था या संगठन जो इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, व्यापार के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी के लिए, क्योंकि इसमें सभी में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्धारण का उदाहरण नहीं है? वार्षिक परीक्षा, गृह कार्य का निर्धारण, छात्रवृत्ति की परीक्षा, उपरोक्त सभी। और यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन गृह कार्य का निर्धारण। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्धारण का उदाहरण नहीं है? छात्रवृत्ति की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। हालांकि यहाँ पे दोस्तों इसका सही ऑप्शन होना चाहिए था डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्धारण का, अधिगम का निर्धारण किससे नहीं होता है? तो वार्षिक परीक्षा से भी नहीं होता है, गृह कार्य का, लेकिन इसका सही जवाब होना चाहिए गृह कार्य का निर्धारण। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि इसका आंसर मैंने ठीक से देखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। गृह कार्य के निर्धारण पर पुनर्निवेशन देते हुए सबसे अधिक उपयुक्त विधि क्या है? सही जवाब है लिखित रूप में विशिष्ट टिप्पणियां देना। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में अधिगम के रूप में निर्धारण संभव है? इकाई परीक्षण, समूह अधिगम या सहयोगी अधिगम? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में अधिगम के रूप में निर्धारण संभव है? दोस्तों इसका भी आंसर यहाँ पे छूट गया है, तो इसे मैं आप लोग को अपने तरफ से नहीं बताना चाहूँगा, इसे पास करते हैं, लेकिन PDF में आपको जो दूंगा उसे बना करके दूंगा। निम्नलिखित में से कौन इकाई परीक्षण से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षा में मापन का उद्देश्य क्या है? लक्ष्य निर्धारण, निर्णय के लिए सूचना संग्रहण, शिक्षक का दक्षता निर्धारण, विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्णय के लिए सूचना संग्रहण। मापन तथा मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो उपरोक्त सभी। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो सही हैं। CCE का पूरा नाम क्या है? CCE का पूरा नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन किसमें किया जाता है? सही जवाब है मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन में किया जाता है। शिक्षक छात्रों के भविष्य में होने वाले व्यवहारों का पूर्व अनुमान करते हैं किस विधि द्वारा? मापन मनोविज्ञान विधि द्वारा, ये इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन एक पूर्ण कक्षा प्रक्रिया के घटक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको 502 कोर्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पर्यावरण अध्ययन में निष्पादन की रिकॉर्डिंग में किन आयामों का समावेश किया जाता है? इसका भी सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भाषा में निष्पादन की रिकॉर्डिंग में किन कौशलों को शामिल किया जा सकता है? सुनना, बोलना, पढ़ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी, सुनना भी, बोलना भी, पढ़ना भी। विद्यालयों में विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? निरीक्षण, साक्षात्कार या रेटिंग स्केल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन मात्रात्मक मूल्यांकन में शामिल नहीं है? सही जवाब है डी, केस स्टडी। निम्न में से कौन गुणात्मक मूल्यांकन में शामिल नहीं है? उपलब्धि परीक्षण, साक्षात्कार, केस स्टडी या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका भी आंसर छूट गया है, इसलिए इसे आप लोग कमेंट में पूछ लेना, अगर इसका आपको आंसर चाहिए होगा तो मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा देख करके। दोस्तों ये हमारे टीचर एजुकेशन चैनल के लिए प्रचार है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर से, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आइकन होता है, उससे जैसे ही मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन जाएगी कि ये वीडियो अभी डाली गई है, और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक